और देश के कोने कोने से आए स्वदेशी प्रचारक भाई बहनों, आज जिस विषय पे स्वामी जी आप सबको संबोधित कर रहे थे, शुरू में मैंने सुना स्वदेशी जो व्यापार है, स्वदेशी प्रोडक्शन है, उसकी सबकी बात थी। उसमें सबसे एक अहम इशू जो आज बड़ा देश में जिसकी चर्चा हो रही है वो है एफडीआई इन रिटेल, जो आप सबके साथ उसका संबंध होगा आने वाले दिनों में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिग रिटेल में लाने की बात हो रही है। बिग रिटेल मतलब बहुत बड़ी कंपनियां, जितना बड़ा ये हॉल है ये तो छोटा है, इससे बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं बिजनेस हाउसेस बन रहे हैं, और उसको लाने के लिए भारत में जो कोशिश हो रही है उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने चित्रण रखूंगा कि क्या उसका नुकसान है और क्यों ये बताया जा रहा है इस देश में कि ये बहुत आपके लिए उपयोगी होगा। एफडीआई रिटेल की दुनिया में देखें तो 4-5 कंपनियां बहुत बड़ी हैं। आप नाम सुना है आपने, वॉलमार्ट अमेरिका की है, टेस्को सेंसबरी इंग्लैंड की है, कैरीफोर फ्रांस की है। ये सब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देश का, दुनिया का व्यापार जो है अपने उसमें कंट्रोल में रखना चाहती हैं। सुपरमार्केट्स इसको आप कहते हैं। अभी हमारे देश में कहा जा रहा है कि इसके आने से, ये जब बड़ी कंपनियां आएंगी खुदरा बाजार में, तो ये इनके आने से किसान की आय बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और देश की प्रगति होगी और उपभोक्ता को भी उसका फायदा होगा। ये आप सब सुन रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हर रोज ये बोलते हैं कि ये एफडीआई पॉलिसी को हमने अभी खारिज नहीं किया, हमने इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में रखा, क्योंकि पॉलिटिकल, जब ये कोalition पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ये प्रेशर कम हो जाएगा तो हम इसको शुरू कर देंगे। और देखिए, उसी समय पे जब कहा जा रहा है कि हमारे देश में इसका बहुत ही उपयोग है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब ने ये कहा है, अमेरिकन भाइयों को एक ट्वीट किया उन्होंने। उस ट्वीट में लिखा कि अमेरिकन भाई, अपने अमेरिकन जो सिटीजन हैं वो अपने देश की सेवा कर सकते हैं अगर वो आगे जब अपना खरीदने के लिए जाएं कुछ भी, तो जो छोटी दुकानें हैं उनसे खरीदें। अब देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति चाहते हैं कि आप छोटी दुकानों से खरीदिए, और हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार चाहती है कि आप बड़ी दुकानों से खरीदिए, यानी बिग रिटेल से खरीदिए। तो दोनों में आपको एक नजर आता है कि हम किसका फायदा कर रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति तो अपने अमेरिका को फायदा करने की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार भी अमेरिका को फायदा करने की ही बात करती है। यह कहा जाता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिटेल की, उसका नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी ने भारत में पिछले 2 साल में 52 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हमारे यहां पर लॉबिंग करने के लिए कि उसको आना चाहिए भारत में। और वो लॉबिंग का पैसा प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर अखबारों में, एकेडमिया में, सब जगह उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये पब्लिक ओपिनियन जो आप देखते हैं, टेलीविजन पे कभी चर्चा नहीं होती इसके बारे में, अखबारों में बहुत कम लिखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पैसा लग चुका है उसके पीछे। ये तो सिर्फ एक कंपनी ने खर्च किया है 52 करोड़ रुपए। ये भी तब पता चला क्योंकि अमेरिका में एक प्रावधान है जिसमें डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देनी पड़ती है कंपनियों को कि कितना पैसा आपने लॉबिंग के लिए बाहर खर्च किया। ये हमारे देश में कितना, कोई सिस्टम नहीं है जानने का, लेकिन उनके अपने सिस्टम में उनसे पता चला कि 2 सालों में उन्होंने 52 करोड़ रुपए खर्चे, सिर्फ 2 साल में एक कंपनी ने। भारत में जब से सरकार ये यूपीए 2 आई है, तब से जो बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत में आए हैं, तो एक ही मुद्दा था उनका, एक ही मुद्दा था कि भारत के एफडीआई इन रिटेल को परमिशन दी जाए। सब आए और सबका जोर ये था कि एफडीआई इन रिटेल को परमिशन दी जाए, खोल दिया जाए उसके लिए बाजार। आप देख सकते हैं इसके पीछे कितनी ताकत लगी हुई है कि एफडीआई को खोलना है, कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये इसी बात के लिए भारत में आते हैं। तो दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इस पर निर्भर करती है उन देशों की, क्योंकि उन देशों के लिए आज जो मंदी चल रही है उसको बेल आउट करने के लिए ये बड़ी कंपनियां, बड़ी रिटेल जो कंपनियां हैं उनका होना, उनको डेवलपिंग कंट्रीज में लाना और भारत जैसे देश में लाना, उसका बहुत बड़ा एक उनके लिए एक नजर आता है कि रास्ता है उनकी मंदी से निकलने के लिए। ये कहा जाता है कि ये इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
रोजगार बढ़ेगा। अगर हम वॉलमार्ट का टोटल टर्नओवर देखें तो 420 बिलियन डॉलर के आसपास उनका टर्नओवर है। तकरीबन 420 बिलियन डॉलर के आसपास उनका टर्नओवर है। इत्तेफाक से भारत में जो सारा हमारा खुदरा व्यापार है उसका टर्नओवर भी तकरीबन 400 बिलियन डॉलर है। अमेरिका में जो वॉलमार्ट कंपनी है उसमें 400 बिलियन डॉलर या 420 बिलियन डॉलर के लिए सिर्फ 21 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट है, उनको रोजगार मिलता है। सिर्फ 21 लाख लोग। हमारे देश में तकरीबन 1.5 करोड़ तो दुकानें हैं और 4.5 करोड़ लोग उसमें उनको रोजगार मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस कंपनी का सिर्फ 21 लाख लोगों से काम चलता हो और हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों का रोजगार उस पर निर्भर हो, तो एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है, रोजगार कौन देता है? जब ये बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी तो ये लाजमी है कि हमारे जो लोग बाहर हो जाएंगे विस्थापित, जिनकी नौकरियां जाएंगी, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। हम ये बात कर रहे हैं कि ये कितनी हजार नौकरियां लेके आएंगी। जो भी बड़ी कंपनी लगेगी उसको अपनी नौकरियां तो लगानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ। वो नंबर तो हम गिन रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने लोग जो हैं इससे बेरोजगार हो जाएंगे। तो रोजगार बढ़ेगा नहीं, रोजगार कम होगा। अगर अमेरिका में वही व्यापार जो है 400 बिलियन डॉलर या 420 बिलियन डॉलर का अगर 21 लाख लोगों से हो सकता है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है भारत में आके रोजगार क्रिएट करने की। ब्रिटेन की, इंग्लैंड की 2 कंपनियां हैं जिसके प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, उन्होंने खूब जोर डाला हमारी सरकार पर कि आप अपना एफडीआई रिटेल के लिए जो भी अभी रुकावटें हैं उसको हटा दीजिए। उनके अपने यहां की रिपोर्ट देख लीजिए। टेस्को कंपनी है और सेन्सबरी कंपनी है। उन्होंने पिछले 2 साल में यह कहा था कि हम 24,000 नौकरियां क्रिएट करेंगे इंग्लैंड में। 2 साल के बाद पाया गया उन्होंने क्या रोजगार और क्या अवसर देने थे उन्होंने, और इसके अलावा ये तो नहीं हुई। 24,000 नौकरियां जो उन्होंने कहा था वो तो नहीं कर पाए। 800 लोगों को उन्होंने बेरोजगार और कर दिया, यानी वो रोजगार वो भी नहीं दे पाए। और ये मान के हम चलते हैं कि ये कंपनियां जब भारत में आएंगी तो ये रोजगार क्रिएट करेंगी, रोजगार पैदा करेंगी। आप मुझे बताइए कि जो अपने देश में रोजगार नहीं पैदा कर पाई वो हमारे देश में कहां से रोजगार पैदा करने आ रही है। लेकिन ये एक आपको एक लुभावना ये दिया जा रहा है कि देखिए आपको आज देश में रोजगार, आप प्रगति के लिए ये कंपनियों की बहुत जरूरत है। लेकिन सच्चाई दबाई जाती है। सरकार ने जो पेपर लिखा था इसके ऊपर, जिसके ऊपर सारी डिस्कशन पेपर्स कहते हैं, जो शुरुआत हुई डिस्कशन की, उसी में गलतियां थी। वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन और पॉलिसी का जो पेपर था, वही एक जो पेपर था वो बायस था। उसकी कभी चर्चा नहीं हुई देश में व्यापक तौर पर कि ये सच है कि क्या ये झूठ है। फिर कहा जाता है कि किसानों के लिए बहुत फायदा होगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े जब ये बिजनेस हाउसेस बनेंगे तो लोग उसको देखने जाते हैं। देखिए, जब भी किसी देश में कोई नई चीज आती है तो लोगों को शौक होता है कि इसको देखें हम जाके। जब अमेरिका में आए थे, इंग्लैंड में आए थे, ये बड़े बड़े शहरों के बाहर ये बिजनेस हाउसेस जब खड़े किए गए तो लोग देखने जाते थे। लेकिन अब ये हालत है कि अब वहां लोग भी नहीं जाते। वॉलमार्ट कंपनी ने खुद एक अपनी नई श्रृंखला शुरू कर दी है जिसको वॉलमार्ट एक्सप्रेस कहते हैं। वो छोटे छोटे अब दुकानें वो उन्होंने बनानी शुरू कर दी हैं। यानी वो अब छोटी छोटी बना रहे हैं और हम बड़ी बड़ी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में, जैसा स्वामी जी ने कहा, हम आगे की नहीं देखते हैं, हमें आज की भी नहीं हम देखते हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि शायद हमें कितना फायदा होगा इंडिविजुअली, जो भी है, जिसके ब्लैक मनी की आप बात करते हैं। अब कहा जाता है कि किसानों को इसमें बड़ा फायदा होगा। ये आपने अक्सर सुना है कि किसानों को लाभांतिक मूल्य मिलेगा क्योंकि बिचौलिए जो है खत्म हो जाएंगे। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो किसान इससे फायदामंद होगा, और किसान को फायदा होगा, उसको दाम मिलेगा और साथ में उपभोक्ता को भी एक ठीक कीमत मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे बड़ी कंपनी मैंने कहा अमेरिका में है, वॉलमार्ट। अमेरिका में वॉलमार्ट भी है। अमेरिका में जो व्यापार क्या कहते हैं उसको, वायदा बाजार भी है। यह भी कहा जाता है कि वायदा बाजार आएगा तो किसानों को फायदा होगा। सब वायदा बाजार भी है। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज अमेरिका में है, शिकागो में। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अमेरिकन किसान की हालत इतनी दयनीय है कि अगर उनको सरकार से सब्सिडी ना मिले तो वो खेती बिल्कुल ही बंद हो जाए वहां पर।
हालांकि अभी भी 1% पॉपुलेशन से, जितनी उनकी जनसंख्या है, 1% से कम लोग खेती में रह गए हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां वहां खेती करती हैं, लेकिन अगर वो सरकार की सब्सिडी हट जाए तो वॉलमार्ट से फायदा नहीं होता उनको। कहने का मतलब यह है कि वॉलमार्ट अगर है तो किसानों को तो फायदा होना चाहिए था, लेकिन वॉलमार्ट के होते हुए भी उनकी इतनी हालत बुरी है कि अगर उनको सब्सिडी ना मिले तो एग्रीकल्चर वहां कोलैप्स होता है। मैंने अपना आंकलन यह किया है कि पिछली सेंचुरी में, स्वामी जी, पिछले अगर हम 50-60 साल देखें तो जब अमेरिका का किसान अपना माल बेचने जाता था बाजार में, तो अगर उसने $1 का माल अपना उपज बेची तो 70% उसकी इनकम होती थी, यानी 70% उसकी इनकम होती थी। आज वो इनकम 2005 में घटकर 4% पे आ गई है, 4 सेंट्स पे आ गई। इनकम, किसान की जो आय है 70% से कम होकर 4% पर आ गई है, ये उनके अध्ययन कहते हैं। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वॉलमार्ट जैसे कंपनियां आई तो ये कहा जाता है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली होता ये है कि बिचौलिए बढ़ जाते हैं। अभी तो ये है कि धोती कुर्ते वाले जो हैं आपको लगते हैं कि ये बिचौलिए है, आड़तिया है तो बिचौलिया है। तब क्या होता है कि ये तो हट जाते हैं, लेकिन बिचौलिया क्या होता है? पहले बिचौलिया जो प्रोड्यूसर है, यानी जो किसान है, और जो उपभोक्ता है, उसके बीच वाले जो भी है श्रृंखला है, वो बिचौलिए हैं। तो वॉलमार्ट कौन सा उपभोक्ता है? वो भी तो बिचौलिया है। हुआ ये कि छोटे बिचौलिए को बड़ा बिचौलिया खा गया, और बड़ा बिचौलिया ये कह रहा है कि मैंने सब बिचौलिए खत्म कर दिए, इसलिए अब किसान को फायदा होगा। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने आपसे कहा कि वॉलमार्ट के होने के बावजूद भी उनकी जो आय है वो गिरी है। इसलिए गिरी है कि उनकी आय कौन ले गया किसान की? वो किसान की जो आय है, अब नए बिचौलिए आ गए, वो एक ही कंपनी के नीचे काम करते हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोलर, स्टैंडर्डाइजर, सर्टिफिकेशन एजेंसी मैन, प्रोसेसर, ये सब मिलजुल कर ये उसका प्रॉफिट किसान का होना चाहिए वो शेयर करते हैं। और यही एक कारण है कि अमेरिका में जो आखिरी जो प्रावधान दिया गया था 2008 में, उनके यहां पर एक फार्म बिल आता है। अगर आप उनके बजट में जाकर देखेंगे तो आपको ये आंकड़े नहीं मिलेंगे कि एग्रीकल्चर में कितनी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अगर आप फार्म बिल 2008 देखते हैं, एक अखबार ने मेरे से पूछा कि आप हर बार सब्सिडी की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकन बजट में तो सब्सिडी का जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा मुझे अमेरिकन बजट का नहीं पता, लेकिन अगर आप फार्म बिल देखें, उनका फार्म बिल 2008, हर 5 साल के बाद अमेरिका में एक फार्म बिल का एक पेश किया जाता है। उस फार्म बिल में 2008 में $307 बिलियन, यानी 1500, स्वामी जी मुझे ज्यादा, मेरा अर्थमेटिक ठीक नहीं है, 1500 लाख करोड़ हुआ, मुझे नहीं मालूम, इतनी सब्सिडी का प्रावधान, $307 बिलियन की सब्सिडी अगले 5 साल में एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रावधान किया गया। और यूएन की इंफॉर्मेशन, उनकी स्टडीज ये कहती हैं कि अगर इन सब्सिडीज को हटा लीजिए, जो WTO में बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने आप को बचाव किया है, अगर इन सब्सिडीज को आप हटा लेते हैं तो अमेरिकन एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाता है, वो टूट जाता है। अगर वॉलमार्ट से आप मानेंगे किसानों को फायदा होता तो अमेरिकन सरकार इतनी सब्सिडी क्यों देती किसानों को? कोई सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं देना चाहती, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे भारत की हो। और सब्सिडी कम करने की बात हो रही है, कोई सरकार नहीं देना चाहती। अगर वॉलमार्ट से किसानों को फायदा होता तो यह लाजमी है कि अमेरिकन सरकार इतनी सब्सिडी अपने किसानों को नहीं देती। और यही एक कारण है कि अमेरिका का जो एग्रीकल्चर, अगर आप वो जीवित है आज, तो इसलिए जीवित है क्योंकि उनको सब्सिडी दी जा रही है, ना कि वो वॉलमार्ट या टेस्को या जो भी ये कंपनियां हैं उनके कारण है। और यही हाल अगर आप देखें यूरोप में है। यूरोप में दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है वो यूरोप में दी जाती है, और उसके बावजूद भी किसान जो हैं, हर मिनट में एक किसान खेती छोड़ के बाहर जा रहा है। यह कहा जाता है कि किसानों की आय बढ़ेगी। अगर किसानों की आय बढ़ती, हम सब जानते हैं, तो किसान खेती क्यों छोड़ेंगे? इंग्लैंड में यह देखा गया है कि कंपनियों ने अपना कीमत कम करने के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, किसानों पे मार पड़ी और उनकी जो दाम थे उसको कम कर दिया गया। अब डेयरी इंडस्ट्री इंग्लैंड की कोलैप्स कर रही है। उन्होंने एक यूनियन बना के सरकार से डिमांड किया कि हमें फेयर प्राइस मिले, तो एक फेयर प्राइस बोर्ड की गठन की वो डिमांड कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ना तो किसानों को फायदा होता है, ना ही इससे रोजगार पैदा होते हैं।
ये हमारे देश में कहा जा रहा है कि नहीं, इसको हम अपने देश के साथ जो मॉडल है उसका इख्तियार करेंगे। उसमें क्या है कि 50% जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो बैक एंड में जाएगी। एक बड़ा अच्छा शब्द ढूंढ लिया गया है, बैक एंड, एक फ्रंट एंड। अब ये बैक एंड जब बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कोल्ड स्टोरेजेस बनेंगे, इसमें सारी वो चेन बनेंगी, श्रृंखला बनेगी ताकि वेस्ट ना हो फूड, वो आप तक बिल्कुल ठीक पहुंचे। ये सब बातें आप सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काम तो उन्होंने अपने देशों में भी नहीं किए, और ना ही कोई कंपनी ये काम करने के लिए, हमारे यहां स्टोरेज बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा, ना ही उनका इंटरेस्ट है। जो डेफिनेशन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो उसमें बैक एंड की डेफिनेशन क्या दी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो फ्रंट एंड नहीं है वो बैक एंड है। यानी अगर आप उसके ऑफिस जाते हैं वॉलमार्ट के, तो वो तो फ्रंट एंड हो गया, और जो उसके पीछे है वो सारा बैक एंड हो गया। उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भी बैक एंड में आएगा। कहने का मतलब यह, कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। वो प्रावधान या वो सपोर्ट जो है वो तो सरकार को ही देनी पड़ेगी। जो हमारी सरकार इस बात को ये मान के चल रही है कि हमें स्टोरेज या खाद्यान्न के लिए जो भी भंडार चाहिए उसकी जरूरत नहीं है, ये कंपनियां आएंगी तो भंडार बनाएंगी। यही कारण है, आप देखते हैं कि हमारे देश में, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आज भी और आने वाले दिनों में, आज गेहूं की कटाई तो शुरू हो चुकी है, आप जानते हैं, जून के पहले हफ्ते में हमारे पास 700 लाख टन का भंडार होगा और स्टोरेज नहीं है। कम से कम 1/3 जो हमारा अनाज है वो बाहर पड़ा हुआ, बाहर सड़ता है। ये माना जा रहा है कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत। पिछले 3-4 साल में टेलीविजन पे आप देखते हैं अनाज सड़ रहा है, शराब की बोतलें स्टोर में पड़ी हैं, अनाज बाहर पड़ा है, ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, एफडीआई इन रिटेल आएगा तो ये सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, सर्फ एक्सेल है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ऐसे ही ये सर्फ एक्सेल है कि एफडीआई इन रिटेल आएगा तो ये स्टोरेज का भी और ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन इसका जो आपके साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है, जब आपके साथ लोग बात करेंगे, आपको ये समझने की जरूरत है क्यों हम छोटी छोटी दुकानों की हम बात करते हैं, खुदरा व्यापार क्यों जरूरत है भारत में। ये हम सबको मालूम है और ये जानना भी जरूरत है कि एफडीआई रिटेल आने से फायदा नहीं, नुकसान होगा। और जैसा कि स्वामी जी हर जगह कहते हैं कि उससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो बाहर जाएगा और आपके व्यापार का जो सारा व्यापार, तो हम एफएमसीजी हो, जो भी सेक्टर हो, बेसिकली इसी उसमें से करेंगे, और वो जो उसका इनकम होगी, जो भी होगा, रिपैट्रिएशन होगी पैसे की, वो बाहर जाएगा। इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? एक छोटा सा प्रयास, एक तो आप सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, आप तो उसको प्रचार में लगे हुए हैं। जो भी आप स्वदेशी मूल के जो भी उत्पाद यहाँ से पतंजलि से बन रहे हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं, देश भी जानता है। लेकिन एक छोटा सा एक और प्रयास जो स्वामी जी के एक सपना था, जो शुरुआत हुई है यहाँ पर, वो ये है कि अपने को अब खेती भी स्वदेशी पैटर्न पे लेके आनी है। और ये बहुत बड़ा जो एक एक्सपेरिमेंट है वो पतंजलि पे ही शुरू हुआ। अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा समय निकालिए। यहाँ पर एक छोटा प्रयास किया गया, अभी शुरुआत हुई है 2-3 महीने में। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के जो जाने माने किसान हैं, जो स्वदेशी मूल से खेती करते हैं, ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हैं, जिसमें कोई जहर नहीं होता, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, वो खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों की बहुत शंकाएं हैं माइंड में किसानों की कि अगर ये आएगा तो इससे उत्पादन गिरेगा, इससे हमारी इनकम कम होगी। तो हमने कहा ये सब दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनको दिखा दिया जाए, कर दिखा दिया जाए कि ये कैसे हो रहा है। तो पतंजलि में ही एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ है, कुदरती खेती कहिए, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर कहिए, उसको आप देखने, अगर आपको समय हो देखिए उसको। हमारी कोशिश यह है कि हम उसको उत्पाद के रूप में बाहर नहीं उसको हम करना चाहते कि उसकी एक निश मार्केट हो कि वो ज्यादा मूल्य पर बिके, ये नहीं। हम चाहते हैं कि हर आदमी को उसका फायदा मिले, किसान को भी मिले, पर्यावरण को भी मिले, जानवरों को भी मिले और देश को भी मिले। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि वो एक लाइफस्टाइल चेंज जो है खेती का वो हो। तो उसको करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं, कुछ मॉडल गठित करने की बात हो रही है, जो आने वाले दिनों में स्वामी जी के आशीर्वाद से वो हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसमें भी आए, लोगों को प्रशिक्षण मिले इसका, और वो प्रशिक्षण के माध्यम से आप स्वदेशी विचार को आगे लेके जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भ्रम पैदा किए जाते हैं कंपनियों द्वारा कि इससे किसान मर जाएगा, इससे देश की खाद्य सुरक्षा पे खतरा आएगा, इससे पैदावार कम होगी, कीड़े का बहुत इसके प्रकोप होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, अभी हमने शुरुआत ही की है। हमने जनवरी के महीने में यहां पर सोचा कि हम इसको शुरू करेंगे।
तो हमने यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़, क्योंकि अक्सर किसानों के पास औसतन जमीन का जो खेत का जो आकार है वो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ है, तो उसके हमने प्रयोग शुरू किया। एक देश के जाने माने में दिग्गज जो किसान जिसको मैं कहता हूं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने अपना वो भी अपने उन देख के कि हम देश के साथ हैं, तो उन्होंने भी कहा हम इस पे अपना योगदान देंगे। शुरू हुआ जनवरी के महीने में। आप जानते हैं कि मुख्यतः जो फसलें होती हैं वो तो उसका प्लांटिंग उसकी हो चुकी होती है, वो उसकी बुआई हो चुकी होती है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने करना है। तो हमारे किसान भाई ने, सुभाष शर्मा आए थे यवतमाल से, विदर्भा में जहां पर कितनी आत्महत्याएं होती हैं, वो एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने वहां पर काया पलट की हुई है। हमने उनको आमंत्रित किया। उन्होंने देखिए क्या किया, 1 एकड़ में जनवरी के तीसरे हफ्ते में मेथी और धनिया लगाया। मार्च के अंत में हमने उसको कटाई की। तकरीबन हमारा इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार थी, कुछ स्थायी खर्चा, स्थायी भी खर्चा उसमें 1 लाख। वो हम आपको सब देंगे, उसका विवरण हमारे पास है। और आपको हैरानगी होगी, जो मेथी और धनिया अगर हम उसका बाजार का मूल्य तय करें तो 2.5 लाख रुपए 2 महीने में हमने उससे 1 एकड़ से पाया। तो ये मान के चलना कि ऑर्गेनिक्स में फायदा नहीं होता, किसान को नुकसान होगा, ये मानसिकता हमें बदलनी है। और वो तभी बदल सकते हैं कि हम उसको दिखा दें आपको, सीइंग इज बिलीविंग, कि ये हो सकता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐसे उदाहरण बहुत आपके सामने आएंगे, और ये हम पूरा एक प्रदर्शित करेंगे कि किस तरीके से ये काम हो सकता है। किसानों को कौन सा फसल चक्कर लगाना है, कौन सा इसको मॉडल लेना है, कौन सी इसमें जो खाद है उसका इस्तेमाल करना है, कैसे इंसेक्ट्स को, कीड़ों को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ हम आपको आस्ते आस्ते करके ये दिखाएंगे। और यही एक चीज है, मेरा मानना है, जो स्वामी जी हर बार कहते हैं कि ऐसी खेती का हमें शुरुआत करनी है। असली बदलाव जो इस देश में आएगा वो खेती से आएगा। और जब वो खेती से बदलाव आएगा तो देश में जो बदलाव है वो ऑटोमेटिकली जो है, मुझे आप मानेंगे 70% जनसंख्या जिसमें लगी हुई हो, उसमें अगर बदलाव आता है तो सारे देश की सोच में और अप्रोच में बदलाव आएगा। और वही एक कोशिश है जिसको हम लेके यहां से लगे हुए हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। गन्ना एक बहुत बड़ी फसल है देश की। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और भी बहुत से, महाराष्ट्र में गन्ने की उपज होती है। बहुत से किसान उसमें लगे हुए हैं। केमिकल डालते हैं आप उसमें, आप यूरिया ना डालो, ये ना डालो, ये पेस्टिसाइड्स ना स्प्रे करो, तो लगता है कि आपकी पैदावार नहीं होगी। लेकिन सुरेश देसाई जी का एक मॉडल था। सुरेश देसाई एक बेलगाम के किसान हैं। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, और वो उसको अमृतसर में पिंगलवाड़ा जो एक संस्था है जो गरीबों के साथ काम करती है, डिसेबल्ड के साथ काम करती है, उनके अपने फार्म पर उसका प्रयोग हुआ। वो हम प्रयोग यहां भी शुरुआत हमने कर दी है। तकरीबन पंजाब में यह पाया गया कि 250 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार होती है। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। 250 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। जो सुरेश देसाई जी की तकनीक सी, उसको अप्लाई करने से पहले साल पिंगलवाड़ा में 400 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुई। और ये सरकार ने फिर उसको आके देखा, उसको प्रमाणित वो किया, प्रमाणित किया। और उसके बाद अगले साल, दूसरे साल 600 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुई। और पानी का उपयोग 1/3 कम हो गया। अब उस मॉडल को हम यहां भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गन्ना लगा ही है उसमें खेत में। आप देखेंगे कि हम भी यहां पर दिखाएंगे कि 600 क्विंटल प्रति एकड़ बगैर केमिकल्स अप्लाई किए हुए, बगैर यूरिया, बगैर पेस्टिसाइड का उपयोग किए हुए, कैसे आप उसकी उतनी पैदावार ले सकते हैं। और आप मानेंगे, जब इतनी पैदावार होगी तो किसान के पास पैसा आएगा। और जब किसान के पास पैसा आएगा तो खुशहाली होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ असली वही होती है जब गरीब आदमी के पास, उसके पास पैसा आए और वो पैसा जो है उसको रिफ्लेक्ट करे। तब मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ना कि जिस तरीके से हम देश की जीडीपी नापते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद जो करते हैं, नापते हैं, वो तरीका नहीं है। वो कभी फिर बात होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्वदेशी विचार, स्वदेशी उत्पाद के साथ साथ स्वदेशी खेती और स्वदेशी स्वभाव जो है या लाइफस्टाइल है, उसको लाने की आज बहुत जरूरत है। और असली ग्रोथ देश की जो है, अगर आप स्वच्छ खाना खाएंगे, स्वच्छ भोजन करेंगे, स्वच्छ पर्यावरण होगा, तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। एक तो आपको योग करना है, योग के साथ साथ भोजन भी स्वच्छ करना है। और आप देखेंगे इस देश की
जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है जितनी ये लगाई जा रही है। उसको कम करने की जरूरत है। लोगों को बीमारियां कम हो तभी हो सकती है कि अगर आप भोजन स्वच्छ खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। और मुझे लगता है कि वो भी शुरुआत जो है स्वामी जी के आशीर्वाद से वो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और शायद हम इस साल के अंत तक, स्वामी जी एक आह्वान मैं चाहूंगा कि आप करें कभी, कि हम देश को कैसे केमिकल फ्री एग्रीकल्चर बना दें इस बात को। तो भाइयों और बहनों, आपके माध्यम से भी ये बात जो है आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि आप ही प्रचारक हैं इस सोच के। तो मुझे ये लगा कि मैं आपके सामने ये कुछ बातें रखूं ताकि आप भी अगली बार जब गांव में जाएं तो ये बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।